Hello everyone. I hope you all are doing well and preparing best for your upcoming exam. आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये आपकी यूनिट नंबर 10 HPSC ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब करा है उसमें इसका नाम है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। अब रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं ऐसे जो हम इंग्लिश को समझने और पढ़ने में यूज़ करते हैं, हम उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च मेथड्स हमें ये सिखाते हैं कि हम एकेडमिक वर्ल्ड में नॉलेज को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और आंसर्स तक कैसे पहुंचते हैं। कुछ टाइम के बाद आप एग्जाम क्लियर करके कॉलेजेस में अपनी क्लास लेने लग जाएंगे, तो अगर आपको इन सब के बारे में पता होगा तो आप अपने स्टूडेंट्स को लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग सिखा सकते हैं। वहीं टीचिंग मटेरियल का टॉपिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो आपको समझाना होगा कि किस टाइप के मटेरियल्स जैसे कि टेक्स्ट बुक, विजुअल, ऑडियो, डिजिटल कंटेंट आपके स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट काम करेगा। आज हम ये समझेंगे कि टीचिंग मटेरियल्स को कैसे कलेक्ट करें, कैसे डिजाइन करें और कैसे इफेक्टिवली यूज करें ताकि लर्निंग को इम्पैक्टफुल बनाया जा सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में चाहे पता हो या ना हो, लेकिन इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, मटेरियल्स में क्या क्या आता है, मेथड्स के कितने टाइप होते हैं और आप उनको इजीली आंसर कर सकें। तो आज का लेक्चर आपको थियोरी भी सिखाएगा और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगा। इस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्ट और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए, नोट्स लीजिए और अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो रिसर्च में हर एक रिसर्चर को इतनी फ्रीडम मिलती है कि वो अपने हिसाब से अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी तरह का टाइप का रिसर्च मेथड चूज कर सकता है और रिसर्च कर सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में जरूर पता होना चाहिए और वही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ऐसा मेथड है टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस लिटरेरी रिसर्च का एक बहुत ही बेसिक मेथड है। इसमें रिसर्चर किसी एक लिटरेरी टेक्स्ट का क्लोज रीडिंग करता है जिसमें लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, टोन, सिंबॉलिज्म, इमेजरी और स्टाइल को डिटेल में समझा जाता है। ये मेथड मेनली क्वालिटेटिव होता है, इसलिए इसका फोकस इंटरप्रिटेशन पर होता है, ना कि नंबर्स पर। इस मेथड में रिसर्चर टेक्स्ट के अंदर जो हिडन मीनिंग्स होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे कि मेटाफर क्या सजेस्ट करता है, नरेटर का टोन कैसा है या एक पर्टिकुलर वर्ड चॉइस किस थीम को हाईलाइट करती है, हमें इन सब चीजों का पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग को ले लीजिए। इस पोयम में रिपीटिशन ऑफ लास्ट लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप से ड्यूटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया मिलता है। इस लाइन का जो मेटाफोरिकल और फिलोसॉफिकल मीनिंग हम समझते हैं वो टेक्सचुअल एनालिसिस का हिस्सा है। टेक्सचुअल एनालिसिस थियरी बेस्ड भी हो सकता है, जैसे एक फेमिनिस्ट लेंस से शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ना या साइको एनालिटिकल लेंस से हार्ट ऑफ डार्कनेस को देखना। इसमें रीडर टेक्स्ट के अंदर जाकर मीनिंग्स को एक्सप्लोर करता है बिना किसी सर्वे या स्टैटिस्टिक्स के। ये मेथड उन रिसर्चर्स के लिए यूजफुल है जो लैंग्वेज, सिंबॉलिज्म और नरेटिव टेक्निक में इंटरेस्ट रखते हैं या उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। अगला मेथड है कॉन्टेक्चुअल और हिस्टोरिकल मेथड। कॉन्टेक्चुअल या हिस्टोरिकल मेथड में उस समय का जो लिटरेचर होता है उसको सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ा जाता है जिसमें वो टेक्स्ट लिखा गया था। इनका मानना है कि एक लिटरेरी टेक्स्ट टाइम और सोसाइटी से अलग नहीं होता, बल्कि उसी का रिफ्लेक्शन या रिएक्शन होता है। ये मेथड मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, लेकिन कभी कभी हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके मिक्स्ड मेथड की तरफ भी चला जाता है। रिसर्चर्स का काम क्या होता है इस मेथड में? वो ये देखते हैं कि जब राइटर ने लिखा तब सोसाइटी में क्या हो रहा था। वॉर्स चल रही थी, रेवोल्यूशंस आई हुई थी, सोशल मूवमेंट्स चल रही थी, कोई जेंडर रोल्स में बदलाव आया था, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ था या क्या हुआ था। इस बैकग्राउंड को समझ के वो टेक्स्ट का डीपर मीनिंग निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म की एक सिंपल सी स्टोरी आप उसको ले लीजिए। हिस्टोरिकल मेथड से देखें तो ये 1917 की रशियन रेवोल्यूशन और स्टालिनिस्ट रूल की एलिगरी है। कैरेक्टर्स जैसे नेपोलियन में स्टैनलिन का हिस्टोरिकल फिगर नजर आता है। इसी तरह विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट कोलोनियलिज्म के अर्ली पीरियड में लिखा गया था और प्रॉस्पेरो और कैलिबन के रिलेशनशिप को स्टडी करके हम पोस्ट कोलोनियल कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, जिससे हमें इस टेक्स्ट के मीनिंग्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये मेथड उन स्कॉलर्स के लिए यूजफुल है जो लिटरेचर को हिस्ट्री और सोसाइटी के लेंस से पढ़ना चाहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में रिसर्चर्स दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट का कंपैरिजन करते हैं।
लेकिन सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर नहीं बल्कि इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। इस मेथड का बेसिक मोटो होता है कि डिफरेंट टेक्स्ट के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाए, चाहे वो थीम हो, कैरेक्टर हो, पोर्ट्रेल हो, स्टाइल हो या कल्चरल बैकग्राउंड हो, उन सब का कंपैरिजन किया जाता है। ये मेथड जनरली क्वालिटेटिव होता है, लेकिन अगर रिसर्चर पैटर्न, फ्रीक्वेंसी या लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को क्वांटिफाई करें तो ये मिक्स्ड मेथड की तरह भी यूज होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप विलियम शेक्सपियर का ओथेलो और प्रेमचंद के कफन को कंपेयर करें। ओथेलो एक ट्रेजेडी है जहां जेलसी और ऑनर सेंट्रल थीम है, जबकि कफन एक रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरी है जो पावर्टी, मॉरल नम्बनेस दिखाती है। लेकिन दोनों में हमें ह्यूमन वीकनेसेस और सोसाइटी का प्रेशर जो है वो बिल्कुल क्लियरली देखने को मिलता है। इस तरह एक वेस्टर्न और एक इंडियन टेक्स्ट में यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशंस को कंपैरेटिवली स्टडी किया जा सकता है। इस मेथड में रिसर्चर्स अलग अलग कल्चर, टाइम पीरियड, लैंग्वेज या लिटरेरी ट्रेडिशंस के टेक्स्ट को साइड बाय साइड रखकर एनालिसिस करते हैं। अगला मेथड है इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस। इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस का मतलब होता है एक टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट का इन्फ्लुएंस, रेफरेंस या कनेक्शन ढूंढना। ये मानना कि कोई भी लिटरेरी वर्क बिल्कुल ओरिजिनल नहीं हो सकता। हर टेक्स्ट किसी ना किसी दूसरे टेक्स्ट से जुड़ा होता है, चाहे वो कोटेशंस के थ्रू हो, चाहे पैरोडी हो, चाहे अडेप्टेशन हो या उसकी रीराइटिंग के थ्रू भी वो जुड़ा हो सकता है। ये मेथड क्वालिटेटिव नेचर का होता है जिसमें रिसर्चर मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड के थ्रू हम इसको समझते हैं। अगर हम द वेस्टलैंड का इंटरटेक्सचुअल रेफरेंसेस या उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? द बाइबल, शेक्सपियर, हिंदू स्क्रिप्चर्स का प्रभाव, दांते का इन्फ्लुएंस। इन सारे रेफरेंसेस को समझे बिना इस पोएम का फुल मीनिंग ग्रास्प करना बहुत मुश्किल है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम। जीन रिस का एक टेक्स्ट है, एक नॉवल है व्हाइट सरगासो सी। शैर्लोट ब्रॉन्टे के जेन नायर का प्रीक्वल है ये। रीन ने बार्था मैसन, जिसको हम द मैड वुमन इन द एटीज के नाम से जानते हैं, इस कैरेक्टर को वॉइस दी और पोस्ट कॉलोनियल और फेमिनिस्ट एंगल से पुरानी स्टोरी को रीराइट किया। ये इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस मेथड में रिसर्चर्स ये देखते हैं कि नए और पुराने टेक्स्ट के बीच का जो डायलॉग है वो क्या मीनिंग प्रोड्यूस करता है और कैसे एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट के मीनिंग को चेंज कर सकता है या एक्सपैंड कर सकता है। अगला मेथड है रीडर रिस्पॉन्स मेथड। रीडर रिस्पॉन्स मेथड का सेंट्रल आइडिया ये है कि मीनिंग सिर्फ टेक्स्ट में नहीं होता बल्कि रीडर के इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड होता है। जब रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़ता है तो उसकी पर्सनल बैकग्राउंड, इमोशंस, जेंडर, कल्चर और एक्सपीरियंसेस उसके मीनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए एक ही टेक्स्ट के अलग अलग रीडर्स अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, उनको समझने का तरीका उनका अलग होता है। ये मेथड पूरी तरह से क्वालिटेटिव है क्योंकि ये फोकस करता है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स पर। स्टैटिस्टिकल या न्यूमेरिकल डेटा इसका हिस्सा नहीं होता। जेडी सैलिंगर का नॉवल द कैचर ऑफ द राय अगर एक 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट पढ़ता है तो शायद वो होल्डन क्लोफिल्ड की जो टीनेज रिबेलियन है उससे रिलेट कर पाएगा, पर एक अडल्ट रीडर उसकी बातों को इमैच्योर या इरिटेटिंग समझ सकता है। दोनों रीडिंग्स वैलिड हैं क्योंकि रीडर का अपना नजरिया होता है, वो अपने मीनिंग क्रिएट करता है। इसी तरह एक फेमिनिस्ट रीडर और एक ट्रेडिशनल रीडर जेन आयर को पढ़ना शुरू करे तो उसको समझने का, इंटरप्रेट करने का तरीका अलग अलग होगा। एक के लिए एक एम्पावरमेंट का टेक्स्ट हो सकता है और दूसरे के लिए सिर्फ एक रोमांटिक स्टोरी भी हो सकती है। इस मेथड में क्लासरूम डिस्कशंस, रीडर डायरीज या सर्वे से पता लगाया जा सकता है कि रीडर एक टेक्स्ट को कैसा फील करता है, कैसे पढ़ता है, कैसे इंटरप्रेट करता है। ये लिटरेरी स्टडी को डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव बनाता है, तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉपुलर मेथड है आर्काइवल रिसर्च। आर्काइवल रिसर्च एक ऐसा मेथड है जिसमें रिसर्चर्स पुराने रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, डायरीज, फोटोग्राफ्स या फिर अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं या फिर न्यूज़पेपर कटिंग्स या फिर ऑफिशियल साइट्स को स्टडी करता है। उनका एम होता है प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू, ये सब प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, तो उसका एम है कि प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू वो किसी राइटर, मूवमेंट या लिटरेरी पीरियड को ऑथेंटिक जो उसका मीनिंग है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, उसको समझ सके, ऑथेंटिक मीनिंग को जान सके। ये मेथड मेनली क्वालिटेटिव होता है, लेकिन जब रिसर्चर डॉक्यूमेंट काउंट या फिर टाइम लाइन्स या पब्लिकेशन डेटा को क्वांटिफाई करता है तब ये मिक्स्ड मेथड के रूप में भी देखने को मिलता है। अब मिक्स्ड मेथड क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। मिक्स्ड मेथड का मतलब होता है जिसमें आप 2 या 3 मेथड्स को कंबाइन करके फिर अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हो। अभी फिलहाल हम आर्काइवल मेथड जो है उसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एमिली डिकिंसन की पोइट्री के पीछे के जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं
उनको समझने के लिए स्कॉलर्स ने उनके हैंड रिटन लेटर्स, पर्सनल नोट्स को डीप स्टडी किया, उनके अनपब्लिश्ड पोएम्स और नोटबुक आर्काइवल्स को रिसोर्सेज की तरह यूज करा, और उससे उनकी जो मेंटल स्टेट थी, जो उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट थी और जो उनकी राइटिंग में नजर भी आती है, उसकी स्टडी करने में उन्हें हेल्प मिली। एक और एग्जाम्पल है, अगर आप पार्टीशन लिटरेचर पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पुराने जो न्यूज़पेपर्स हैं या फिर रेफ्यूजी कैंप के रिकॉर्ड्स हैं या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, और बहुत सारे जो ऐसे लोग जो पार्टीशन के टाइम माइग्रेट करे थे, जिन्होंने किया था, उनके जो पर्सनल इंटरव्यूज हैं वो आपको आर्काइवल सोर्सेज की तरह आप यूज कर सकते हो, और आपको इनसे बहुत वैल्यूएबल इंसाइट मिलेगी। आर्काइवल रिसर्च डिमांडिंग बहुत होता है, इसमें रिसर्चर्स को लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, म्यूजियम्स में जाना पड़ता है, डिजिटल आर्काइव्स जाकर बहुत डिगिंग करनी पड़ती है, लेकिन इस मेथड से ओरिजिनल और बिल्कुल फ्रेश इंसाइट्स मिलते हैं जो किसी भी टेक्स्ट के हिस्टोरिकल और पर्सनल डायमेंशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझने में हमारी हेल्प करते हैं। अगला मेथड है जॉनर रिसर्च। जॉनर स्टडी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लिटरेरी जॉनर, जैसे कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, सटायर, फैंटेसी या डिटेक्टिव फिक्शन, ये सब उसके जॉनर हैं। एक टेक्स्ट के कितने भी जॉनर हो सकते हैं, इन सबको गहराई से समझता है। इस मेथड में रिसर्चर जॉनर्स के रूल्स, कन्वेंशंस, एवोल्यूशंस और उसके जो कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसको समझने की कोशिश करता है। ये रिसर्च मेथड मोस्टली क्वालिटेटिव होता है, इसमें टेक्स्ट के थीम, स्टाइल, स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस की जाती है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स टेक डिटेक्टिव फिक्शन, ये बहुत फेमस जॉनर है, आजकल बहुत बच्चे इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो इस फिक्शन की स्टडी आप शेरलॉक होम्स को पढ़े बिना नहीं कर सकते। आप अगाथा क्रिस्टी के जो डिटेक्टिव फिक्शन है, जिसमें हरक्यूल पॉयरोट जैसे नॉवेल्स आते हैं, उनको आप कंपेयर करे बिना, स्टडी करे बिना डिटेक्टिव फिक्शन पढ़ ही नहीं सकते। ये बेसिक राइटर्स हैं जो इस फिक्शन में बहुत पॉपुलर रहे हैं। तो जो शेरलॉक होम्स का टेक्स्ट है और जो हरक्यूल पॉयरोट का टेक्स्ट है, ये दोनों ही नैरेटिव सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करने वाले टेक्स्ट हैं, पर इनका स्टाइल और प्लॉट डेवलपमेंट अलग है। जॉनर स्टडी से हमें ये भी पता चलता है कि किसी जॉनर का जो अंडरस्टैंडिंग है और जो एक्सपेक्टेशंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते रहते हैं। जैसे हम विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज और मॉडर्न ड्रामा में टोन और थीम में डिफरेंस देख सकते हैं। इस मेथड से रिसर्चर्स लिटरेचर को एक सिस्टम के रूप में समझता है, जिसमें अलग अलग जॉनर्स की अलग अलग पहचान और सिग्निफिकेंस होती है। ये उन स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए यूजफुल है जो लिटरेचर के ब्रॉड कैटेगरीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहते हैं। अगला मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब तक हमने जितनी रिसर्च की बात की थी वो क्वालिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड लिटरेचर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। इसका मेन फोकस होता है मीनिंग, इंटरप्रिटेशन और जो डीप अंडरस्टैंडिंग है टेक्स्ट की, उस पे फोकस करना। ये नंबर्स की बात नहीं करता। इसमें रिसर्चर्स टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ता है, उसकी थीम्स, उसके सिंबल्स, उसके अंदर छुपे हुए इमोशंस को समझने की कोशिश करता है। इस मेथड में जो टूल्स यूज होते हैं वो है क्लोज रीडिंग, इंटरव्यूज पे फोकस करना, ग्रुप्स में जो डिस्कशन हो रहा है उस पे फोकस करना, रीडर रिस्पॉन्स को वैल्यू मिलना, कंटेंट एनालिसिस मतलब टेक्सचुअल एनालिसिस पे फोकस करना, ये सब इसके टूल्स हैं। अगर आप टोनी मॉरिसन की नॉवल बिलवड को क्वालिटेटिव मेथड से पढ़ें, देखो क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी पे फोकस करना। अगर हम इस मेथड से पढ़ें तो आप स्लेवरी के जो ट्रॉमास हैं उनको देख पाएंगे, मेमोरी और आइडेंटिटी के जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं उनको समझ पाएंगे। इस मेथड में जो रिसर्चर है वो स्टाइल, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमेजरी को इंटरप्रेट करना सीखता है। ये मेथड सब्जेक्टिव होता है, मतलब हर रिसर्चर का जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग मीनिंग अलग अलग निकलता रहेगा। इसलिए ट्रांसपेरेंसी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी हो जाती है ताकि रिसर्चर किसी ना किसी बेसिक कंक्लूजन पे तो पहुंच सके। और इसी का ऑपोजिट एक मेथड है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड इतना यूज नहीं होता है लिटरेचर में, ये जो बाकी साइंसेज हैं उनमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब लार्ज स्केल पैटर्न और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। इस मेथड का फोकस होता है डेटा कलेक्शन, मेजरमेंट या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस करना। अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें लिटरेचर के ऊपर तो रिसर्चर टेक्स्ट के वर्ड्स, थीम्स या लिटरेरी डिवाइसेस को काउंट करके, उस पर सर्वे करके, क्वेश्चनआयर तैयार करके रीडर्स का रिस्पॉन्स इकट्ठा कर सकता है। तो मतलब लिटरेचर पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना काम नहीं आता है वो। फिर भी हम समझते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे इसे लिटरेचर में। अगर आप शेक्सपियर के प्लेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स का एनालिसिस करें तो आप वर्ड फ्रीक्वेंसी के थ्रू कॉमन थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर एक सर्वे कंडक्ट करके पता लगा सकते हैं कि कितने लोग हैमलेट को ट्रेजेडी के रूप में पसंद करते हैं। इस मेथड में स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज होता है,
जैसे ग्राफ्स, चार्ट्स, परसेंटेज, मीन, कोरिलेशन, जो रिजल्ट को मेजरेबल और कंपेरेबल बनाते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड से रिसर्चर जनरल रिसर्च पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझते हैं। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब आपको लार्ज डेटा सेट के एनालिसिस करना हो या फिर रीडर बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली समझना हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च है वो लिटरेचर में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब रिसर्चर डेटा भी कलेक्ट करेगा और एनालिसिस भी करेगा ताकि स्टडी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस्ड बन सके। ये मेथड कॉम्प्लेक्स रिसर्च क्वेश्चंस के लिए यूजफुल होता है, जहां सिर्फ एक मेथड से आप पूरा आंसर नहीं निकाल पाते, पूरी रिसर्च नहीं पूरी कर पाते, वहां पर इस तरह के मिक्स्ड मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो ये तो कुछ मेथड्स के बारे में हमने समझा। 10 मेथड्स हमने अभी करे हैं जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब हम करते हैं कि एक और आपके क्वेश्चन बनते हैं कि रिसर्च गैप्स क्या होते हैं। रिसर्च गैप का मतलब होता है इन सिंपल वर्ड्स वो एरिया या वो टॉपिक जहां सबसे कम रिसर्च हुई है या जहां एग्जिस्टिंग रिसर्च में कुछ कमी है, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो सब रिसर्च गैप में आता है। गैप का मतलब क्या होता है? जहां बीच में कुछ नहीं हो। जब कोई रिसर्चर रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करता है तो वो बेसिकली ये पता लगा रहा होता है कि करंट नॉलेज में क्या मिसिंग है, क्या अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस रह गए हैं, या किस टॉपिक पर अब तक कोई स्टडी नहीं की गई है और स्टडी करने की ज़रूरत है। तो आप ऐसे रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले इन रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, तभी आप किसी अच्छे टॉपिक पर रिसर्च कर पाएंगे, वरना आप वही रिसर्च करते रहेंगे जो ऑलरेडी इतनी बार हो चुकी है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च प्रोसेस में, क्योंकि नए रिसर्च का जो असली मोटिव होता है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को आगे बढ़ाना होता है, उस चीज़ को बार बार दोहराना नहीं। जो ऑलरेडी लोगों को पता है आप उस पर काम करते रहेंगे तो वो वैल्यूएबल नहीं होगा। जो कॉमन राइटर्स हैं लिटरेचर के, जैसे विलियम शेक्सपियर है, ड्रामेटिस्ट जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं हिस्ट्री में, उनके ऊपर आजकल रिसर्च होनी बंद हो गई है। अब रिसर्च किस पे होती है? अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट राइटर्स के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स पे बहुत रिसर्च हो रही है, दलित राइटर्स पे रिसर्च हो रही है, डिटेक्टिव फिक्शन, चिल्ड्रन लिटरेचर, इन सब पे बहुत रिसर्च हो रही है। क्यों हो रही है रिसर्च? क्योंकि ये रिसर्च गैप्स हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर लिटरेचर में देखा जाए कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके राइटर्स पे कितना काम हुआ है, तो वो बहुत कम है। तो आपको वहाँ पर रिसर्च गैप देखने को मिलेगा। आप उस रिसर्च गैप को भरने के लिए कुछ नया रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी पोएम के इमोशनल एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है और उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो आप उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे रिसर्च गैप देखिए और अपनी रिसर्च वहीं से स्टार्ट कीजिए। आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप से रिसर्च का डायरेक्शन क्लियर होता है और जो आपकी स्टडी होती है वो ओरिजिनल और मीनिंगफुल बनती है। अब ये हर तरह की जो हमने रिसर्च की बात करी है, उन सब रिसर्च को पूरा करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। तो पहले हम प्राइमरी सोर्स को समझते हैं। प्राइमरी सोर्स बेसिकली वो ओरिजिनल मटेरियल होते हैं जो रिसर्च के सब्जेक्ट के सबसे करीब होते हैं। मतलब ये डायरेक्ट एविडेंस देते हैं बिना किसी इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस के। सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर मान लो आप विलियम शेक्सपियर पर रिसर्च कर रहे हैं तो उनके जो टेक्स्ट हैं, उनके जो ड्रामाज हैं, वही आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं। लिटरेचर में प्राइमरी सोर्सेज का मतलब होता है ओरिजिनल टेक्स्ट, जैसे नॉवल, प्लेज, लेटर्स, डायरीज, मैन्युस्क्रिप्ट्स या इंटरव्यूज जो ऑथर ने खुद दिए हों या लिखे हों, तो वो आपके प्राइमरी सोर्स हैं। तो प्राइमरी सोर्स बेस है आपकी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उसको सपोर्ट करने के लिए आपको सेकेंडरी सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी सोर्सेज वो मटेरियल होते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज के एनालिसिस, उसकी इंटरप्रिटेशन या समरी प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज के जो ऑथर्स होते हैं वो दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, उसका क्रिटिक करते हैं या उसका कॉन्टेक्स्ट देते हैं। तो अगर आपको किसी ऑथर के टेक्स्ट को समझना है तो आप उस ऑथर पे लिखी हुई बुक्स को कंसल्ट करेंगे। तो जितनी भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक्स आई हैं, जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो नॉवल की थीम्स वगैरह को एनालिसिस करते हैं, जितनी भी बायोग्राफीज ऑफ ऑटो ऑथर्स हैं, जितने भी एसेज हैं जो एक्सप्लेन करते हैं किसी भी टेक्स्ट के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को, तो ये सब के सब जो चीज़ें हैं ये आपके सेकेंडरी सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि क्या होते हैं रिसर्च मेथड्स और मटेरियल्स इन इंग्लिश। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे डिटेल में, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना। अब यूनिट नंबर 10 से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए भी हमने नोट्स बनाए हुए हैं, जिसमें रिसर्च मेथड्स पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप ऑफ रिसर्च पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, हाउ इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिफरेंट फ्रॉम एनालिटिकल रिसर्च। तो इसमें हमने डिस्क्रिप्टिव की बात तो करी ही है,
एनालिटिकल रिसर्च से वो कैसे अलग है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। इन 10 मेथड्स के अलावा भी बहुत सारे और रिसर्च मेथड्स होते हैं, तो उन सब की जानकारी आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगी। आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। वहां से आपका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश, ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। टेक्सचुअल एनालिसिस और क्रिटिकल रीडिंग, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने फ्रेम करे हुए हैं। यूज ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर रिसर्च, कौन कौन से टूल्स होते हैं, उनके एक्रोनिम्स क्या क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी रिसोर्सेज के बारे में भी हमने बात की है, उसको भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। साइटेशन स्टाइल्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो वो भी हमने यहाँ समझा रखा है अच्छे से। एमएलए हैंडबुक के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, एपीए स्टाइल में कैसे लिखते हैं, शिकागो स्टाइल में कैसे लिखते हैं। उसके साथ साथ हमने जो यूजीसी नेट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर भी क्वेश्चंस फ्रेम करे हुए हैं। आपने अपने यूजीसी नेट वाले पेपर में जरूर ये टर्म्स देखी होंगी। व्हाट इज हिपोथेसिस, अ टेस्टेबल अजम्पशन और प्रेडिक्शन, डिफाइन पॉपुलेशन इन रिसर्च, व्हाट इज सैम्पलिंग टेक्निक, व्हाट इज पीयर रिव्यू। ये बहुत कॉमन सी टर्म्स हैं रिसर्च की, और इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। फिर रिसर्च पेपर राइटिंग के स्टेप्स कौन से हैं, उसके ऊपर भी हमने बना रखे हैं नोट्स। एक आइडियल रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट कितना बड़ा होना चाहिए, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, रेफरेंसेस क्या होते हैं, साइटेशन इंडेक्स क्या होता है, सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है, प्लेजरिज्म क्या है बेसिकली। तो इन सब की बात हमने इन नोट्स में कर रखी है, आप यहाँ से डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिसर्च पेपर में यूज होने वाले सारे टर्म्स को हम करेंगे with the other things that is given in your syllabus. Until then, keep preparing, give your best, and I hope this helps.